तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्लास 9 के टॉपिक्स में हमने क्या डिस्कस किया, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है पूरी केमिस्ट्री का। ये कह सकते हैं हम ये जो आपका बैकबोन माना जाता है। जो मोल कॉन्सेप्ट है ये पूरी केमिस्ट्री का आपका बैकबोन माना जाता है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, आपका मोल कॉन्सेप्ट आगे 10th में भी यूज होगा, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, ठीक है। आगे जहां पे भी जाओगे आपका मोल कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट है वो आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते टाइम आप लोग अपनी कॉपी पेन अपने साथ में लेके रखिए, ठीक है, तभी आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना ही पड़ेगा, वरना आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे 9th का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीएससी एग्जाम में, तो हमेशा मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपको लगेगा नहीं है मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर किसी यूनिट में आप मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले जैसे मान लो कि क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में बताया, जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास मान लो कोई भी मान लो क्या N2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें आप कितने, देखो सबसे पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो N2 है, ये पूरा एक आपके पास क्या है, एक क्या है आपके पास मॉलिक्यूल है, किसका, N2 का मॉलिक्यूल्स है। लेकिन इसी में एटम कितने हैं, 2 एटम है, किसके, नाइट्रोजन एटम्स के आपके पास क्या है, 2 एटम्स है, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर ली थी। ऐसे में मान लो किसकी बात करूं, H2O की बात कर लेता हूं, तो ये पूरा एक H2O का क्या है आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है। ये पूरा क्या है भाई, आपके पास H2O का एक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें एटम कितने हैं, एटम इसमें आपके पास कितने हैं, 3 है। 3 में भी कितने, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या आपके पास ऑक्सीजन एटम है। ये बातें मैंने आपको डिस्कस कर ली थी मोल कॉन्सेप्ट में कि सबसे पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। क्योंकि एटम्स को जोड़ने के बाद ही आपके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। एटम्स को मिलाने के बाद ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। एक बात और मैंने यहाँ पर पिछले क्लास में बताई थी कि 1 मोल है वो आपका एक क्वांटिटी के इक्वल होता है, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एक मोल जो क्वांटिटी होती है वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होती है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो क्या होती है, 6.02 × 10⁻23 बताई थी। क्या बताई थी भाई, 6 × 10⁻23 बताई थी। अब अगर आपके पास 1 मोल अगर N2 पूछता है तो आप क्या लिखोगे, 6.022 × 10⁻23 क्या लिखोगे, 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोल क्वांटिटी का मतलब क्या है, जैसे 1 दर्जन अगर हम समझते हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है आपके पास, कितनी क्वांटिटी है, 12 चीजें। ऐसे ही अगर केमिस्ट्री में अगर एक मोल की बात करते हैं तो कितनी क्वांटिटी आ रही है आपके पास, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 1 मोल ऑफ O2 लिखूं तो कितना, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये भी क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। तो ये चीजें, ये बातें पहली लेक्चर में हो चुकी थी बातें। अब क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा इसको मोल कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। क्या ये चीजें क्या है, ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं पहली क्लास में, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अभी क्या पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है आगे, अभी किस तरह से रिलेट करें। हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, मान लो मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ मान लो मेरे पास क्या है, N2 मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल क्या है मेरे पास, N2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल्स है 1 मोल, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 6.022 × 10⁻23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिखूंगा। समझ में आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं 2 मोल की बात करता हूं N2 की, अगर मैं 2 मोल ऑफ N2 की बात करता हूं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं 2 मोल ऑफ N2 की बात करता हूं तो 2 × में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अगर मैं 3 मोल ऑफ की बात करता हूं N2 की तो क्या होगा आपका, 3 × में N, ठीक है। ये बात होती है, ये चीजें हमने पहले क्लास में पढ़ चुकी थी, ठीक है। तो आज क्या पढ़ना है, एक्चुअली आज क्या पढ़ना है वो देखो,
वो देखो भाई, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है 1 मोल, कोई भी मॉलिक्यूल्स मान लेता हूं, 1 मोल मैंने मान लो क्या मान लिया, H2 मॉलिक्यूल्स मान लिया। उसके अंदर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल्स, कौन सा, एक ही तो मॉलिक्यूल है, कौन सा, H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स है। अब देखो हमें पता है कि 1 मोल वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इतने मॉलिक्यूल्स उनका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, मास तो होगा, मैं कुछ ना कुछ उनका कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास तो होगा। अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल ऑफ वाटर है, उसमें उसका कितना मास है, तो मास कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता रखा एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। वाटर का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे भाई, 2 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है। 2 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो कितना होगा आपके पास 18 ग्राम, 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2O में कितना मास होगा, कितना मास होगा आपके पास, एटॉमिक मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स में 18 ग्राम क्या होगा आपके पास, 18 ग्राम उसका क्या एटॉमिक मास है, तो 1 मोल ऑफ द H2 में 18 ग्राम उसका क्या होगा, मास होगा। भाई सबसे पहले बात क्या है, 1 मोल ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 to 10⁻⁴। अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनका कुछ ना कुछ तो मास होगा, क्या मास होगा, मास होगा उसका एटॉमिक मास, कि 1 मोल ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा, 18 ग्राम उसका क्या होगा, मास होगा। ऐसे मैं मान लू भाई, अगर आपको बोल दूं भाई 1 मोल ऑफ NH3 है, अमोनिया है, उसका कितना मास होगा, उसका कितना मास होगा, तो इसका कितना मास होगा, जितना इसका एटॉमिक मास होगा वही उसका 1 मोल में मास होगा। कितना मास होगा भाई, कितना मास होगा, 1 मोल ऑफ NH3। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल, इसमें एवोगैड्रो नंबर, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मास कितना होगा उनका, मास होगा भाई 2 इंटू में मास कितना होगा भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू में 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 17 ग्राम होगा NH3 का, NH3 का जो इसका एटॉमिक मास होगा वही उसका उतने मॉलिक्यूल्स का मास होगा। भाई समझ में आया, 1 मोल ऑफ H2O है, उसका मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल, उनका मास कितना होगा, उसका एटॉमिक मास। अगर मैं आपसे 1 मोल की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 मोल लिख दूं NH3 के, तो कितने होंगे, कितना मास होगा, 2 इंटू में 17, कितना होगा 34 ग्राम। यहाँ पे 1 मोल की जगह H2 की जगह मैं अगर 3 मोल ऑफ H2 में कितना मास होगा, तो कितना लिखोगे, 1 मोल में कितना है 18 ग्राम, 1 मोल में 18 ग्राम, तो 3 मोल में कितना होगा 3 इंटू में 18, ठीक है, कितना हो गया 24, 18 से 54 ग्राम। तो 3 मोल ऑफ H2 में कितना ग्राम मास होगा, 54 ग्राम। अब देखो हम देखो किसकी तरफ जा रहे हैं, मोल से मास की तरफ। पहले हम किसकी तरफ बढ़े, मोल से मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़े थे। मोल से 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, एवोगैड्रो नंबर। 2 मोल में कितनी, 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। 3 मोल में कितने, 3 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। अगर 1 मोल ऑफ H2 में कितना मास, 18 ग्राम मास, 18 ग्राम मास। अगर 2 मोल ऑफ H2 में कितना मास, 36 ग्राम मास। 3 मोल ऑफ H2 में कितना मास, 54 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल ऑफ NH3 में कितना, 17 ग्राम। 2 मोल ऑफ NH3 में कितना मास, 34 ग्राम मास। इस तरह से समझना है, ठीक है, इस तरह से समझना है। ये समझ में आई बात। देखो भाई 1 मोल ऑफ द H2O में 18 ग्राम मास है। 18 ग्राम ऑफ द H2O में कितना मोल, 18 ग्राम H2O में कितना मोल, 1 मोल। समझ में, मोल को मास से कंपेयर कर रहे हैं, और मास को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मोल से। 1 मोल ऑफ द H2O में कितना मास, 18 ग्राम मास होता है। क्यों, क्योंकि H2O का एटॉमिक मास 18 ग्राम होता है भाई, तो 1 मोल ऑफ द H2O में 18 ग्राम मास ही तो आएगा। 18 ग्राम मास में कितना मोल, 1 मोल। अगर मैं यहाँ पे कहूं 36 ग्राम में कितना मोल, 2 मोल, क्योंकि 2 मोल ऑफ H2O करोगे तो अभी तो 36 ग्राम आएगा। तो 36 ग्राम में कितना मोल, 2 मोल। अगर 54 ग्राम में कितना मोल, 3 मोल।
अगर आपसे बोलते भाई 54 ग्राम ऑफ द H2 है, उसमें कितने मोल होंगे? 3 मोल। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, ये आपका एक पाई चार्ट है। इस तरीके से आपके मोल और मास में रिलेशन बनता है। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से आप मास से मोल निकाल सकते हो, मोल से मास निकाल सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहां से निकलता है? अंडरस्टैंडिंग से निकलता है। जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, वहां पे आप फॉर्मूला अपने आप ही ड्राइव कर लोगे। इसलिए सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, कि भाई ये मोल से मास कैसे निकलता है, मास से मोल कैसे निकलते हैं। ठीक है, मोल से मोलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक मोल ऑफ द H2 में कितने मोलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर। 2 मोल ऑफ द H2 में कितने मोलिक्यूल? 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर ही तो बोलते हैं भाई। 3 मोल ऑफ द H2 में कितने मोलिक्यूल? 3 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ द H2 में कितना मास? 18 ग्राम। 3 मोल ऑफ द H2 में कितना मास? 54 ग्राम। ठीक है, तो मोल से मास में कन्वर्ट करना सीख लिया, मास से मोल में कन्वर्ट करना सीख लिया, मोल से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना सीख लिया, मॉलिक्यूल से मोल में कन्वर्ट करना सीख लिया। 4 ही तो चीजें हैं, मास से मोल में कन्वर्ट करना, मोल से मास में कन्वर्ट करना, मास से फिर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, और मॉलिक्यूल से मास में कन्वर्ट करना। यही 4 बातें याद रखनी है। चारों बात तो याद रखनी है, लेकिन मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा, दोनों फॉर्मूले से आप चारों बातें आप निकाल सकते हो। लेकिन चीजें आई कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया भाई ये चीजें? ठीक है, तो देखो भाई कैसे होगा ये चीजें, किस तरह से होगा। अगर देखो ध्यान से समझो भाई। 1 मोल ऑफ, मेरे पास क्या है? 1 मोल ऑफ, अगर मेरे पास क्या है? 1 मोल ऑफ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मोलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें कितना मास? पहले इसमें मोलिक्यूल्स बताओ, इसमें मोलिक्यूल्स कितने बनेंगे आपके पास? भाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू में 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ CO2। अगर इसमें मैं मास पूछ, कितना ग्राम मास होगा 1 मोल ऑफ CO2 में, तो कितना ग्राम मास होगा भाई कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 32 कितना हो जाएगा आपके पास? 44। मतलब 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। ठीक है, तो आपको मास और मोल में एक फॉर्मूला है, वो मैं लिखवा रहा हूं, वो जरूर लिखना, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पहले एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन मास दिया होगा, गिवन मास, और उसका क्या होगा? उसी का क्या निकालना है? मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई 44 ग्राम है, हमें पता है 44 ग्राम में 1 मोल है, 44 ग्राम में CO2 में कितना मोल है? 1 मोल है। लेकिन ये फॉर्मूले से कैसे आएगा वो देखो। 44 ग्राम ऑफ CO2 में मोल पूछे हैं, तो कैसे बताओगे? 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल होंगे, कैसे बताओगे? फॉर्मूला लगाएंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। कितना मास दिया हुआ है? 44 ग्राम दिया। मोलिकुलर मास CO2 का कितना है? 44 ग्राम ही है, तो 44 कैंसिल होगा, कितना आ गया? 1 मोल। कितनी क्वांटिटी आ गई? 1 मोल। अगर मैं यहाँ पे 44 की जगह कितना कर दूं? 88 कर दूं, तो 88 में कितने मोल्स आएंगे? भाई अगर ग्राम को, मास को दुगना करो तो मोल भी दुगना ही करना पड़ेगा, तो 88 में कितने मोल्स आएंगे? 2 मोल। कैसे आएंगे? यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 88 ग्राम ऑफ CO2 में मोल कितने होंगे, कैसे पता करोगे? फॉर्मूला लगाओ। वैसे तो आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग से तो पता चल गया भाई, मास को अगर मैं दुगना कर रहा हूं तो मोल भी मेरे को दुगना ही करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा? 88 ग्राम में मोल कैसे निकलेंगे? मास है, गिवन मास कितना है आपके पास? 88, और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 44। कितना आ गया आपके पास? 2 मोल। समझ में आया भाई?
2 मोल कैसे निकल के आए, 1 मोल कैसे निकल के आए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, पहला एक जो फॉर्मूला है वो याद रखो हमेशा, वो याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। ये फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूले, सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो सारे निकल जाएंगे। अगर मोल्स दिया हुआ है तो अगर मास पूछा है तो मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से गिवन मास निकल जाएगा। अगर आपको बस गिवन मास दिया हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर मास उसको डिवाइड कर दोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको गिवन मास दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर 2 क्वांटिटी दी होंगी और 1 क्वांटिटी यहां से पूछेगा। ठीक है, 1 क्वांटिटी यहां से आपको पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग से पता करना है तो किस तरह से ये चीज आई है वो आपको देखना है। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी में, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो भाई, हमने मोल्स को और मास से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया कि मोल्स और मास में क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। क्या, मास अपॉन मोलिकुलर मास। हमने मोल्स को और मास से दोनों के क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू में गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो वहां से आपके मास दिया होगा तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरी बात क्या आती है, अगर आपके पास क्या है 1 मोल ऑफ, जैसे यहीं पे है 1 मोल ऑफ द CO2 है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.0022 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2। ठीक है, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, एवोगाड्रो नंबर। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स, इतने। मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि भाई 1 मोल में 1 मोल ऑफ CO2 में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 इनटू में 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं भाई, 6.022 10 raised to power 23 में कितने मोल्स हैं, 1 मोल है किसका, CO2 का। ठीक है, 1 मोल ऑफ द CO2 का। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 12.044 इंटू में 10 raised to power 23 में कितने मोल्स आएंगे भाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स आएंगे, 2 मोल आएंगे, 2 मोल्स ऑफ CO2। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, वहां पे तो हमने क्या बनाया था कि 1 मोल ऑफ द CO2 44 ग्राम है। अगर 44 ग्राम में 1 मोल, 88 ग्राम में 2 मोल, ऐसे ही 1 मोल ऑफ द CO2 में इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 12.4 में, अगर इसको मॉलिक्यूल्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, किसकी टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में। पहला फॉर्मूला क्या था, मास की टर्म्स में, मोल्स और मास की टर्म्स में। अब दूसरा फॉर्मूला किसका बता रहा हूं, मोल्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में। तो दूसरा फॉर्मूला लिखो, ये 2 फॉर्मूले हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, किसकी टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में। तो क्या होगा, गिवन या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है भाई, उसी को ही बोलते हैं 6.022 10 raised to power 23 को ही एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। अब मैं मान लो मेरे पास ये क्या है, 12.044 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे, तो हमें इसकी टर्म्स में बताना है। यही मैं क्वेश्चन, हमें पता है कि भाई इतने 12.044 इंटू 10 raised to power 23 में 2 मोल्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इतने में 1 मोल्स होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अंडरस्टैंडिंग की बात है। 12.044 10 raised to power 23 में 2 मोल होते हैं CO2 के, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से कैसे आएंगे वो देखो आप। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना भाई,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 12.022 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 12.044 10⁻23 में 2 मोल कैसे आए वो हमें पता करना है। तो आपको 12.044 10⁻23 ये क्या दे रखा है? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं? 12.044 इंटू में 10⁻23 डिवाइडेड बाई किससे? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 10⁻23 23 10⁻23 कैंसिल, 6.0 से यहाँ पे कैंसिल आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? 2। तो आपके पास कितना मोल्स आ गए? 2 मोल्स। समझ में आई बात कि आप मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे क्या दिया होगा आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स कई बार दिए होंगे, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स पूछा था। तो क्वांटिटी क्या है आपके पास? सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं मोल से। पहला फॉर्मूला है मोल्स और मास की टर्म्स में। पहला फॉर्मूला क्या था? मोल और मास की टर्म्स में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू में गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या था? मोल और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो वहां से आपको 2 फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूले आए कहां से? अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पता है तो आप फॉर्मूले का यूज करके आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। कहां से आए? जब हम इस तरह से निकले, इसी से तो फॉर्मूला निकला है। फॉर्मूला याद करो, लेकिन पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला आया कहां से है। ठीक है, तो हमने पास 2 फॉर्मूले पढ़े। दोनों फॉर्मूले से हमारे पास मोल्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी हमारे पास मोल्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म्स निकाल सकते हैं, मोल्स और मास की टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल्स और मास के टर्म्स में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, मोल्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी से आपके मोल कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्लास 9th स्टैंडर्ड तक जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हो जाएंगे। लेकिन वरना मोल कॉन्सेप्ट आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, 11th क्लास में जब जाओगे तो आपके पास और भी इलेबोरेट हो जाएगा। लेकिन जितना आपके पास क्लास 9th में या फिर एनटीएस के लेवल तक जितना आपके पास है, वो इतने 2 ही फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, यहां तक था मोल कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।